नमस्कार, मैं बाबुल विवेक। स्वागत है आप सबों का खबरबाज पर। आज चर्चा करेंगे बिहार की। बिहार हाल के दिनों में काफी चर्चा में है और बिहार में जो घटनाक्रम घट रहे हैं ये सीधे इशारा कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव नजदीक हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2024 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसी प्रकार से 25 में बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जब पिछले चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन एनडीए में नीतीश कुमार भी शामिल थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। उन्होंने विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच जो है वो भाजपा के साथ गए थे और जाकर उन लोगों ने चुनावों में, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में, गठबंधन जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का था, जो कि बाद में जाकर टूट गया और नीतीश कुमार ने महागठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस जैसे दलों के साथ मिलकर यहां बिहार में सरकार बना ली। यानी कि चुनाव लड़ने के पहले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुछ दिन सरकार चली और उसके बाद वो राजद के साथ जाकर उन्होंने राजद का समर्थन लिया, कांग्रेस का समर्थन लिया और महागठबंधन की सरकार बन गई। यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन सरकार का चेहरा जो है वो बदल गया। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में नए सिरे से जब नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए में जदयू शामिल नहीं होगी, तो ऐसे में कौन से दल आते हैं। और ये क्योंकि समीकरण आधारित राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश में होने लगी है, यहाँ पर विकास आधारित राजनीति अब नहीं होती है। अब जो राजनीति का पैटर्न है वो समीकरण आधारित राजनीति हो गई है। यानी कि वोटों का प्रतिशत, लोग देखते हैं कि इतने प्रतिशत ब्राह्मण हैं, इतने प्रतिशत वैश्य हैं, इतने प्रतिशत कोयरी कुर्मी हैं, इतने प्रतिशत मुसलमान हैं, इतने प्रतिशत यादव हैं और समीकरण की राजनीति यहाँ पर हावी हो गई है। यानी कि कोई यादव का नेता बन गया, कोई कोयरी कुर्मी का नेता बन गया, कोई पासवान का नेता बन गया और उन नेताओं के भरोसे जो है राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि हमारी नैया पार लग जाएगी। क्योंकि अगर कोई यादव, जैसे यादवों के सर्वमान्य नेता की बात कर रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव बिहार में राजद के सर्वमान्य चेहरा हैं, यादव के नेता माने जाते हैं। उनके जगह पर चाहे कोई दूसरी पार्टी किसी और यादव को क्यों ना खड़ा कर दे, चेहरा हमेशा लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे। यादवों के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय लालू प्रसाद यादव ही हैं और यादव समाज उन्हें अपना नेता मानता है। ठीक उसी प्रकार से जो कुर्मी समाज है उसके नेता नीतीश कुमार बन गए हैं। और ये जो पूरी राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हिंदुत्व की राजनीति करती है। लोगों का कहना है कि ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देती है, वो ब्राह्मणों को ज्यादा जगह देती है, अगड़ी जातियों को जगह देती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी समीकरण आधारित बात करती है, वो हिंदुत्व को अपना समीकरण बताती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदुत्व को अपना स्ट्रेंथ बताती है। उसी प्रकार से अगर लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, जो रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान जिनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति रामविलास, क्योंकि उसमें भी दो हिस्से यहां पर हो गए थे। एक हिस्सा वो एनडीए के साथ चला गया, पशुपतिनाथ पारस यानी कि जो रामविलास पासवान के भाई थे, उन्होंने दल का चेहरा एक दल में तोड़ दिया और दो दल बन गया, लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति रामविलास। लोक जनशक्ति रामविलास में चिराग पासवान है, वहीं उनके सारे बड़े नेता जो थे, अधिकतर बड़े नेता जो सांसद थे, चाहे वो सूरजभान सिंह रहे हों, चाहे वो उनके चाचा पशुपति पारस रहे हो, ऐसे सभी नेताओं ने मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी अलग कर ली। और यहां पर अभी फिलहाल वर्तमान में वो तो एनडीए के साथ हैं, लेकिन जो चिराग पासवान हैं उनकी लोकप्रियता का अगर हम बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि जो कि पशुपतिनाथ पारस और सूरजभान सिंह जैसे लोग जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी से ज्यादा पॉपुलरिटी, उस पार्टी से ज्यादा लोकप्रियता यहां पर चिराग पासवान की नजर आती है पासवान समाज के बीच में। तो पूरी राजनीति यहां पर समीकरण आधारित है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन कहां जाकर मिलता है और जो वर्तमान स्थिति है ये फाइनली किस रूप में परिणत होती है, कौन सा दल किस गठबंधन में जाता है, उसके आधार पर फिर वोटों का प्रतिशत जोड़कर एक समीकरण की राजनीति, क्योंकि मैंने कहा यहां पर होती है, तो उसे देखा जाएगा कि समीकरण के हिसाब से कौन भारी है और फिर जो है उसके बारे में कोई भविष्यवाणी कर पाना सही रहेगा कि हाँ अमुक गठबंधन जो है यहां पर भारी नजर आता है। लेकिन उसके पहले कौन सा गठबंधन किधर, कौन से सा दल किधर मिलता है,
इसे देखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। वहीं दूसरी ओर अगर अब हम बात करते हैं तो बिहार में नीतीश कुमार भी अब चुनावों के मद्देनजर चुनावी तैयारियों में लग गए हैं। बिहार में अगर हम बात करें, शराबबंदी पूरी तरह से विफल है, पन्नी बंदी पूरी तरह से विफल है, गुटखा बंदी पूरी तरह से विफल है। ये तीनों जो बंदी है, ये बंदी का उद्देश्य बंदी ना होकर केवल राजस्व बंदी रह गया। ये सरकारी राजस्व की बंदी है और शराब खुलेआम मिल रहा है, लोगों को दोगुनी तीनगुनी कीमतों पर मिल रहा है और खुलेआम शराब लोगों को यहां पर उपलब्ध है। उसी प्रकार गुटखा, हर दुकान पर पान मसाला गुटखा आपको बिकता हुआ मिल जाएगा, टंगे खुलेआम बिकता दिख जाएगा। और पॉलीथीन पन्नी जिसकी बंदी की यहां पर बात कही गई है, सरकार ने घोषणा की है कि पन्नी बंदी है, तो पन्नी भी यहां पर आपको हर दुकानदार आपको पन्नी में ही सामान देगा। यानी कि न तो पॉलीथीन बंदी सफल है यहां पर, न गुटखा बंदी सफल है, न शराब बंदी सफल है, बल्कि ये बंदी जो है ये कमाई का एक जरिया बन गया है। खास करके अगर शराब की बात करें तो शराब बंदी के बाद एक तो शराब की अवैध खेपें आ रही हैं पड़ोसी राज्यों से, बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है। पीने वाले लोगों को 24 घंटे होम डिलीवरी में दोगुनी तिगुनी कीमतों पर शराब उपलब्ध है यहाँ पर। साथ ही इसका साइड इफेक्ट ये हुआ, क्योंकि खुलेआम शराब अब नहीं मिलता तो समाज में ड्रग्स का चलन भी काफी बढ़ गया है और खास करके जो युवा पीढ़ी है वो ड्रग्स की चपेट में पूरी तरह से है। यहाँ पर शासन की अगर बात करें तो वो शराबबंदी को रोकने में शराब शासन और प्रशासन के लिए कमाई का एक जरिया बन गया है। यहां तक कि जो ड्रग्स भी बिक रहा है उसमें भी पुलिस की उदासीनता नजर आती है। कई एक जगह पर आंदोलन खड़े किए गए, लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं रहा। उल्टे जिन्होंने आंदोलन खड़ा किया ड्रग्स और शराब के विरुद्ध, उनके ऊपर ही मुकदमा डाल दिया गया और उन्हें चुप करा दिया गया। ऐसे कई एक उदाहरण है। हमने अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू भी दिया है, भैरवपुर के सुरक्षा समिति के अध्यक्ष से हमने बात की थी। उनके समाज में लोगों ने ड्रग्स का विरोध किया था और ड्रग्स का विरोध करने के बाद पुलिस ने उसी समाज के लोगों को, यानी कि जो लोग ड्रग्स का विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा डलवा दिया और अंततः लोगों को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। उसी प्रकार से शराबबंदी भी एक जगह है यहाँ पर, परवत्ती में लोगों ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जो अवैध शराब बिकती थी उसके विरोध में जब आवाज बुलंद की तो उन लोगों के ऊपर ही मुकदमा डाल दिया गया। यानी कि यहाँ जनता को बिल्कुल निरीह बना दिया गया है, निरीह मान लिया गया है और यह मान लिया गया है कि जनता सबसे कमजोर है, जनता कुछ भी नहीं कर सकती। और यही सच्चाई है लोकतंत्र में। कहने को तो तंत्र लोक के लिए है, लेकिन हो उल्टा रहा है। लोक को चूस कर, लोक का शोषण करके तंत्र फल फूल रहा है। लोक के अधिकार को, लोगों के अधिकार को जो है तंत्र ले रहा है, चूस रहा है और उससे फल फूल रहा है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यही बिहार की सच्चाई है। बात करेंगे टैक्स की। यहाँ पर टैक्स शराबबंदी के कारण हर चीज में टैक्स बढ़ाना पड़ गया है सरकार को और परिणाम यह हुआ कि पड़ोसी राज्यों से का व्यापार बढ़ गया है। कई एक ऐसे चीज हैं जो पड़ोसी राज्यों से लोग लेना ज्यादा पसंद करते हैं। यहां तक कि पेट्रोल की कीमतों में भी 10 रुपए का फर्क बिहार और झारखंड में पड़ता है। तो जो सीमावर्ती राज्यों में रहते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं या ऐसे लोग जो झारखंड जाते हैं तो वो झारखंड में ही पेट्रोल ले लिया करते हैं, क्योंकि 10 रुपए लीटर का झारखंड पे और बिहार में फर्क है पेट्रोल डीजल में। इसके अलावा गाड़ियों की अगर बात करें तो 7 लाख की गाड़ी पे लगभग 50 से 60 हजार रुपए का फर्क पड़ जाता है। अन्य चीजों पर भी हल्दीराम के भुजिया पे टैक्स यहाँ ज्यादा है, वहां कम है। बंगाल में तो बंगाल से यहाँ पर माल आ जाता है। ये दुकानदारों की, व्यापारियों की परेशानी है कि शराबबंदी के बाद जो टैक्स का स्लैब यहाँ पर बढ़ाया गया, इसका परिणाम यह हुआ कि पड़ोसी राज्यों का व्यापार बढ़ गया और यहाँ पर व्यापार, यहाँ के जो व्यापारी थे उनका व्यापार कम हो गया। तो यह शराबबंदी का जो है दुष्परिणाम है। और अगर शराब सही में बंद होती तो इस दुष्परिणाम को झेला जा सकता था, किंतु यहाँ पर शराब खुलेआम मिल रही है और शराबबंदी नाम का एक लेबल लगा दिया गया और उस लेबल के नाम पर, केवल नाम के लिए कि शराबबंदी के लिए लोगों को इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो राजस्व जब शराबबंदी हुई थी 2015-16 में, उस वक्त राजस्व 4000 करोड़ का लक्ष्य था और 4000 करोड़ के लक्ष्य को अगर आज के तुलना में हम बात करें तो वो प्रति वर्ष जो है लगभग 1000 करोड़ से वो बढ़ रहा था। तो 4000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था 2015-16 में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राजस्व का कितना बड़ा हिस्सा यहाँ शराब से आता। अब वो राजस्व तो मिल नहीं रहा, अवैध शराब भी मिल रही है और उस राजस्व जो कमी हुई है उसकी पूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में टैक्स को बढ़ा दिया गया है। वहीं अब चुनाव के मद्देनजर जो है, हाल में अभी नीतीश कुमार ने अपने ही बनाए कानून को उन्होंने बदल दिया।
एक कानून उन्होंने बनाया था, जो कानून लोक सेवक यानी कि सरकारी सेवकों पर हमले में जिन्हें भी उम्र कैद होती थी उन्हें ताउम्र जेल में रहना पड़ता। यह कानून नीतीश कुमार ने ही अपने शासन में लाया था और उसी आनंद मोहन को जेल में रखने के लिए लाया था, जिस आनंद मोहन की रिहाई के लिए आज उन्होंने कानून को बदल दिया। आज कानून को बदलकर उससे सरकारी अधिकारी हटा दिया गया। इससे 27 लोगों को फायदा हो गया और यहां तक कि जो नक्सली थे, जो भयंकर नक्सली थे, वो भी अब जेल से बाहर आ गए। तो ये नीतीश कुमार की मजबूरी को समझ सकते हैं। एक नीतीश कुमार जो कहते थे कि वो कभी समझौता नहीं करेंगे, आज समझौता करने के लिए इस स्तर तक गिरते जा रहे हैं। तो इनसे चुनावी परिस्थितियों का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के मन में किस कदर डर जो है वो बैठा हुआ है। और डर बैठना लाजमी है, क्योंकि बिहार में जो कुशासन है, सुशासन तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ का जो कुशासन है वो चरम पर है और नागरिकों का दोहन इस कदर किया जा रहा है, नागरिक इस कदर मजबूर हैं कि लोगों को विकल्प नहीं मिल रहा है। लोग विकल्प खोजने के लिए यहाँ पर परेशान नजर आते हैं। अगर जिस दिन भी यहाँ पर एक विकल्प लोगों को नजर आ गया, वो दिन नीतीश कुमार का वो चुनाव, नीतीश कुमार के चुनाव का आखिरी दिन होगा। उसी दिन सरकार बदल जाएगी। इस बात को लिख कर रख लीजिए। सिर्फ लोग इंतजार विकल्प का कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी निरंकुश सरकार हो गई है जो लोगों का कुछ नहीं सुनती। अधिकारी मनमानी करते हैं। मैंने पहले भी कहा था और फिर कहता हूं कि पहले के बिहार में जंगल राज अपराधियों के भरोसे था और अभी जो बिहार है इसमें जंगल राज अधिकारियों के भरोसे है। जंगल राज बिहार में कल भी था, जंगल राज बिहार में आज भी है। नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि जनता के हित में काम करके, जनता की बातों को सुनकर एक बेहतर और पारदर्शी सरकार देकर वो चुनाव जीत सकते हैं। जनता को दिग्भ्रमित करने का ये जो प्रयास है, ये जनता इस खेल को समझने लगी है और सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा है कि एक विकल्प दिख जाए। जिस दिन एक विकल्प दिख जाएगा वही दिन बिहार में सरकार परिवर्तन का दिन हो जाएगा। आप इस बात को लिख कर आज रख लीजिए। यहां पर मैं आपको इस बात को कह रहा हूं। नीतीश कुमार जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो बढ़ रही हैं। साथ ही एक लंबे समय से आप जब देखेंगे बिहार में तो इन्हीं लोगों का शासन रहा है जिनका शासन आज है। पहले राजद की सरकार रही, राजद के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ बने, फिर उन्होंने पाला बदला, राजद के साथ चले गए, फिर पाला बदला, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, फिर पाला बदला और राजद के साथ हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार और राजद यानी कि लालू प्रसाद, यही दो मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार की बदहाली के लिए यही जिम्मेदार हैं। इतने लंबे वर्षों से आज आप कहीं भी चले जाइए, देश के किसी भी बड़े आप चिकित्सा संस्थान में चले जाएं, चाहे वो आप एम्स में चले जाएं, चाहे आप दक्षिण भारत के किसी संस्थान में चले जाएं, सबसे ज्यादा बिहार के लोग मिलेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि बिहार में चिकित्सा की व्यवस्था बहुत डवाडोल है। यहाँ पर चिकित्सा की कोई व्यवस्था लोगों को उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा का मतलब भगवान भरोसे है और अगर कोई योग्य चिकित्सक नहीं है, कोई योग्य चिकित्सा नहीं है, सरकारी चिकित्सा व्यवस्था धाराशायी है और अस्पताल में जाने का मतलब यही है। लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं। गरीब आदमी भी जमीन बेचकर प्राइवेट में जाकर दिखाता है, सरकारी में दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। लोग जाते हैं तो लोगों को का ये कहना है, ना तो चिकित्सक ड्यूटी करते हैं, ना कोई चिकित्सक मरीज को ईमानदारी से देखने के लिए तैयार है। मरीज जिस हाल में है पड़ा रहता है। तो उस स्थिति में वहां जाने का मतलब मरीजों की मृत्यु होती है, इसलिए लोग वहां जाना नहीं चाहते। अपना जमीन भी बेचना पड़े तो प्राइवेट में इलाज कराते हैं या फिर दूसरे शहरों में चले जाते हैं। पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो बिहार के छात्र आपको पूरे देश में मिलेंगे, क्योंकि बिहार में पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था नहीं है। तो जिन मुख्यमंत्रियों ने इतने वर्षों में यहाँ पर चिकित्सा और विद्यालय का इंतजाम नहीं किया, किसी भी विश्वविद्यालय को, बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय को देख लें, सबका सेशन लेट है। कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है 3 वर्ष में नहीं देता, 4 वर्ष में नहीं देता, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष तक लग जाते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री लेने में। ऐसे में यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य क्या होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। और इतनी जो अव्यवस्था है, इन अव्यवस्थाओं को ढकने के लिए समीकरण की राजनीति के तहत अपराधियों को छोड़ने की प्रथा चल रही है। और यह नीतीश कुमार, जब बिल्किस बानो मामले में गुजरात में जब अपराधियों को छोड़ा गया तो यही नीतीश कुमार, यही राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव और उनके नेता लोग कहते थे कि गुजरात में सरकार ने अपराधियों को छोड़ दिया। आज उनकी सरकार ने भी नियम बना के उसी अपराधी को छोड़ दिया। और आनंद मोहन बेशक से एक राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, बेशक वो रहे हैं, लेकिन उनका अपराध है कि उन्होंने गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या की थी
और यह बहुत बड़ा अपराध है अगर ऐसे अपराधी को छोड़ दिया जाएगा कानून बदलकर, और उसी अपराधी को डालने के लिए कानून बदला गया था और उसी अपराधी को छोड़ने के लिए आज कानून बदला जा रहा है। तो आप इनकी राजनीतिक मजबूरी और इनकी राजनीतिक स्थिति को समझ सकते हैं कि कैसे लोग हैं ये, और जनता को दिग्भ्रमित करना है इनका काम है। इनका काम जनता की सेवा और जनता का भला नहीं, इनका काम सिर्फ अपना भला करना है और बिहार में कि ये इनके इन प्रकार सरकार चलाना है। तो इस व्यवस्था को समझना होगा और लोगों को समझकर एक नेक और बेहतर विकल्प की तरफ देखना होगा। जब सरकार वैसी होनी चाहिए जो जनता की बात को सुने और जनता के लिए काम करे। इस लोकतंत्र में जब लोक के लिए सरकारें काम नहीं करेगी तो वैसे सरकार के होने का और या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैसे सरकारें हैं या नहीं हैं। इसलिए लोकतंत्र में नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आने वाले वक्त में चुनाव है, 2024 में लोकसभा और 25 में विधानसभा। ऐसे में लोग भी यहां पर देख रहे हैं कि कोई बेहतर विकल्प नजर आए और लोग उस तरफ जाएं। ऊंट आने वाले समय में किस करवट बैठेगा यह तो देखने वाली बात होगी, और जो भी अपडेट्स होगा वो हम आप तक लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए खबरबाज के साथ। आज के एपिसोड में इतना ही। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं, आपके सुझाव हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। तो अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें जरूर दें। साथ ही हमारे वीडियोज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।